हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट of the body to the other। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। बॉडी के एक पार्ट से सब्सटेंसेस जो है वो क्या करेंगे? दूसरे पार्ट में जाएंगे। इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम ह्यूमंस में पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। किसमें पढ़ रहे हैं? ह्यूमंस में पढ़ रहे हैं। इस बार प्लांट्स में छोटा सा ही है तो उसको बाद में पढ़ेंगे, नहीं ह्यूमंस का है, पहले उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस किस चीज का होता है? या ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस के अंदर ही नहीं, अगर मैं जनरल वे में भी बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज का होता है? अगर मैं बोलूं कि ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का, ब्लड। एक बात बताओ, क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरा ब्लड जो है वो इधर से उधर जाता रहे? उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? न्यूट्रिएंट्स। हाँ, शाबाश। जो मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए थे, मैं चाहता हूं कि वो न्यूट्रिएंट्स मेरे बॉडी के हर पार्ट्स तक जाएं, हर सेल तक जाएं, ताकि सबको एनर्जी मिले, है ना? तो एक तो जो सब्सटेंस हमारे, हम अगर लिखें सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड, सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो हमारे न्यूट्रिएंट्स, है ना? जो भी न्यूट्रिएंट्स मैंने एब्जॉर्ब किए थे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने एब्जॉर्ब किए थे, मैं चाहता हूं कि वो बॉडी के हर सेल तक जाएं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। इसके अलावा और क्या है? गैसेस। हाँ भैया, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, CO2 एंड O2, है ना? हम चाहते हैं क्या कि जो हमारी गैसेस हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो सेल, हर सेल तक पहुंचनी चाहिए ना। बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचनी चाहिए। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना मेरे को हर सेल तक। और इसी तरह जब ऑक्सीजन पहुंचेगी सेल में तो वो प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाने के बाद उसमें से CO2 निकलेगी, उसको वापस भी लेके आने लग तक। तो गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन करना है ना? इसके अलावा और किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना है? वेस्ट मटेरियल, है ना? जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जनरेट हो रहे हैं हमारी सेल्स में, वेस्ट मटेरियल्स जितने भी जनरेट हो रहे हैं हमारे सेल्स में, उन वेस्ट मटेरियल्स को भी कहां लेकर आना है? पहले तो जैसे गैसेस जो है वो लंग्स तक आएंगी, इसी तरह जो बाकी वेस्ट मटेरियल है वो जहां से भी एक्सक्रीट आउट होते हैं, वो हम एक्सक्रीशन में देखेंगे, वहां तक उनको पहुंचाना पड़ेगा, है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन मेनली किस चीज का है? न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का और वेस्ट मटेरियल का। ये मेन ट्रांसपोर्टेशन है हमारा। इसके अलावा और भी ट्रांसपोर्टेशन होता है अलग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं बस। क्लियर है भैया? ठीक है, अब देखो इसका एक बार वो ले लो तुम, या एक सेकंड रुको। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब अगर मैं ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देखूंगा बच्चों, तो मेन मेरे 3 पार्ट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। मेरे को मेन 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। जब मैं इन 3 पार्ट्स को पढ़ लूंगा तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन सारा कवर हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, इतना ही होगा। तो ये जो मेन 3 पार्ट्स हैं क्या है? सबसे पहले हमारा ब्लड, ठीक है, उसके अलावा हमारा हार्ट, और इसके अलावा हमारा क्या? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा किस किस चीज से होगा? एक ब्लड है ट्रांसपोर्टेशन में हमारे, एक हार्ट है और एक ब्लड वेसल्स है। यही 3 चीज है ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब बच्चों समझने की कोशिश करो चीजों को। ट्रांसपोर्टेशन जब होता है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई सामान है और आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है ना? जैसे कि मान लो आपके पास कोई सामान है, आपके पास, आप एक फोन सेलर हो, आप फोन बेचते हो, है ना? आपके पास फोन्स हैं और आप उनको बेच रहे हो, आप उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर मान लो मैं चाहता हूं कि वो फोन आपके पास से मेरे पास तक आ जाए,
तो वहां से लेकर यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे एक व्हीकल चाहिए जिसमें आप बैठकर वहां से लेकर यहाँ तक आओगे, है ना, ताकि वो सामान मुझे मिल पाए। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ये ब्लड उस व्हीकल का काम करता है। ये क्या करता है, चीजों को अपने ऊपर लेकर चलता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, ब्लड में हमारे मिक्स हो जाती है प्लाज्मा में और बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाती है। ब्लड के अंदर ये कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, है ना, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को बिठा के ले जाता है और ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। इसके अलावा हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स भी क्या करते हैं, ब्लड में तो मिक्स होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ब्लड एक तरीके से क्या है, हमारा व्हीकल है। ब्लड एक तरीके से क्या है, हमारा व्हीकल है, जो कि ये सारे सब्सटेंसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, न्यूट्रिएंट्स भी, गैसेस भी और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ब्लड में मिक्स होकर जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो ब्लड क्या हमारा यहाँ पर व्हीकल का काम करता है। ये चीज क्लियर हुई आपको? हाँ जी भैया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्ट। हार्ट हमारा क्या करता है, हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या हमारा पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या हमारा पंपिंग ऑर्गन है। देखो बच्चों, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था एक चीज कि हम ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तो हो, यानी कि ऑक्सीजन हमारे सेल्स में तो पहुंचे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन हमारे सेल्स में फटाफट पहुंचे। ऑक्सीजन क्या पहुंचे हमारे सेल्स में, फटाफट पहुंचे, ताकि हमको एनर्जी बराबर ज्यादा ज्यादा मिलती रहे। ये पढ़ा था हमने रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब ब्लड वैसे तो फ्लो करके जा सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन अगर तेज तेज जाएगा तो ऑक्सीजन भी फटाफट पहुंचेगा ना। तो ये हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो तेज तेज जाता है। तो जो हमारी वो एक चाहत थी कि ये जो ऑक्सीजन है वो फटाफट पहुंचे सेल्स में, या न्यूट्रिएंट्स भी जो है फटाफट पहुंचे, वो कौन पूरी करता है, हार्ट पूरी करता है। क्योंकि ये पंप करता है तो सारी चीजें क्या होती है, फिर फटाफट तेजी से जाती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। उनको एक तरह का बूस्ट देता है, क्या देता है उनको, एक तरह का बूस्ट देता है, ताकि वो तेज तेज, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इसकी वजह से क्या होता है, हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन is fast due to heart, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसको क्या करता है, ये फास्ट करता है। पंपिंग करने की वजह से क्या होता है, चीजें फटाफट एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो काम भी फटाफट होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को क्या करता है, फास्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या है भैया, हाँ भैया अगर हार्ट पंप नहीं करेगा तो तब भी मतलब ब्लड जाएगा, मतलब स्लो स्लो होके जाएगा वो। तो होके जाएगा, हमने पढ़ा था ना, जैसे गैसेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल करके जाती हैं, इसी तरह जितने भी हाँ भैया, वो एक जगह से दूसरी जगह ऑस्मोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके जा सकते हैं, तो वो जा तो सकते हैं, हाँ भैया, बहुत स्लो प्रोसेस है। हार्ट जो है उनको सारे काम को फटाफट करवाएगा, ये पंपिंग करा रहा है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है, हमारा फास्ट हो रहा है, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस काम हो रहा है। मतलब भी अगर हार्ट मतलब कि किसी के पास हार्ट किसी का पंप नहीं करेगा तो मतलब वो तब भी रह सकता है ना जिंदा। हाँ? क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी मैं कह रिक्वायरमेंट, रहा हूँ भैया, हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर हार्ट नहीं होता तो भी ब्लड जो है वो धीरे धीरे तो आगे बढ़ ही रहा है ना, तो एनर्जी तो हाँ तुम्हें हाँ हाँ वो रेट से मिलेगी। लेकिन एक बात को समझो, हाँ हम बार बार वही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एनर्जी जो है मुझे ज्यादा चाहिए। हम जो है, हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके बॉडी फंक्शंस ज्यादा होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होती है। उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई होती है, ज्यादा होती है। हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी से हम काम नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें 2 एम्पियर का करंट दूंगा, मैं क्या दूंगा तुम्हें, 2 एम्पियर का करंट दूंगा, ठीक है। अब 2 एम्पियर का करंट एक तो मैं तुम्हें तेजी से दे दूं, यानी कि ज्यादा पावर से दे दूं, फटाफट तुम्हें मिल जाए, और एक बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे पास करंट जा रहा है। तो छोटे अप्लायंस यानी कि बल्ब तो जल जाएंगे, लेकिन जो बड़े अप्लायंस है यानी कि एसी है, एसी क्या चल पाएगा उतनी छोटी अमाउंट ऑफ करंट से, चाहे वो 1 घंटे नहीं तक, भैया नहीं चल पाएगा। 1 घंटे तक थोड़ा थोड़ा करंट देते रहो, तो क्या एसी चल जाएगा, नहीं भैया नहीं चलेगा। एसी समझ नहीं गया। चलेगा ना। तो ये जो बल्ब वगैरह हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल ऑर्गेनिज्म।
ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से या ऑस्मोसिस की प्रोसेस से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हर चीज के लिए एक स्पेशल ऑर्गन चाहिए, ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू चाहिए, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई सबको? एक बार आप ये शॉर्ट में नहीं करवा सकते पूरा? क्या कह रहे मैं हो? थोड़ा लेट हो गया तो। काम करना, वीडियो देख लेना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या हमारे, देखो हमारे पास व्हीकल भी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए और हम ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर रोड वगैरह नहीं होगी, हर जगह घर ही घर होंगे या हर जगह जंगल ही जंगल होंगे, तो आप क्या फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाओगे? इसके बजाय अगर आपके पास एक प्रॉपर रोड है तो रोड में आप अपनी बाइक तेज चला सकते हो, अपना व्हीकल आप तेज चला सकते हो और फास्ट भी चला सकते हो, है ना? तो जो ब्लड वेसल्स है हमारी, ये क्या देती है हमें, ये हमारी रोड्स है, ये क्या हमारी रोड्स है जिनके अंदर ब्लड बैठ कर जाता है। ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो सही, पर जाएगा कैसे? ब्लड वेसल्स के थ्रू ही तो जाएगा, है ना? जो हमारा ब्लड है वो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा। ब्लड वेसल्स ठीक है, तो ऑल इन ऑल अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी तक आपको सिर्फ जानना क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में हमको बस मेन 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमको ब्लड के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमको हार्ट के बारे में पढ़ना है और उसके बाद हमको ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, फिर मैं इसको मिटाकर आगे स्टार्ट करता हूं। ले लिया सबने? हाँ भैया। चलो, अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड। ठीक है बच्चों, देखो ब्लड जो है हमारा, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इसका सॉलिड कंपोनेंट्स और एक होते हैं इसके अंदर लिक्विड कंपोनेंट्स। ठीक है, ब्लड के अंदर एक तो होते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स और एक होते हैं लिक्विड कंपोनेंट्स। ठीक है, जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, और जो हमारा लिक्विड कंपोनेंट है इसमें कौन है? ब्लड प्लाज्मा, यानी कि ब्लड प्लाज्मा या हम सिंपल प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सॉलिड कंपोनेंट है वो क्या क्या है? सर आरबीसी। लिम्फ भी तो होगा, लिम्फ। लिम्फ बेटा ब्लड के अंदर नहीं आता, लिम्फ जो है वो ब्लड वेसल्स के बाहर, लिम्फेटिक वेसल्स अलग होती हैं, उसको हम अलग से पढ़ते हैं। ओके सर। है ना? जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो ब्लड वेसल से अलग चलता है, ब्लड वेसल्स के बाहर चलता है। जब ब्लड से सामान गिर जाता है तो वो उठाकर वापस ब्लड के अंदर डालता है। ओके सर। हाँ, इसलिए उसको अलग पढ़ेंगे। तो सॉलिड कंपोनेंट के अंदर क्या है हमारे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और जो लिक्विड कंपोनेंट्स है हमारे, उसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं? ब्लड प्लाज्मा को पढ़ते हैं। अब ब्लड जो है हमारा वो सॉलिड है या लिक्विड है? लिक्विड है। लिक्विड। ब्लड हमारा कैसा है? लिक्विड ब्लड जैसा है है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 95 to 97% जो हमारा ब्लड है उसमें क्या है? लिक्विड कंपोनेंट है। उसमें क्या है? लिक्विड कंपोनेंट है। प्लाज्मा जो है 95 से 97% तक है ब्लड के अंदर। और ये जो सॉलिड कंपोनेंट्स है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये उसके अंदर ऐसे ही फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शन देख लेते हैं हम सबके एक एक करके। जो आरबीसी है, जो आरबीसी है इसमें मेन क्या है? ये कैरी करता है किसको? कैरीज हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या होता है हमारा? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा, हीमोग्लोबिन क्या हमारा? जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है हमारा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कभी आपसे एमसीक्यू में पूछ ले रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है,
तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेशन को फास्ट कराता है ना? और इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा क्या है? WBC। नेक्स्ट हमारा क्या है? WBC। WBC का काम क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, ठीक है। WBC क्या करता है? एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज विद, हाँ, ये अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, एंटीबॉडीज उनके अगेंस्ट फाइट करती है, उन्हें किल करती है और हमें बीमारियों से बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या प्रिवेंट करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ब्लड की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ब्लड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो कभी आपकी ब्लड वेसल्स जो है, कभी आपकी ब्लड वेसल्स फट जाए, ठीक है, कभी आपकी ब्लड वेसल्स फट जाए, मतलब अपने आप ना फटे, मान लो आपको कोई चोट लग गई, आपको क्या हुआ, आपके साथ कोई चोट लगी, कहीं से कट लग गया, तो उस कट लगने की वजह से क्या होगा, वो ब्लड वेसल कट जाएगी, वहां से खून निकलता रहेगा, और ऐसे तो आपकी बॉडी का सारा ब्लड खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्लड क्या करता है, वहां पर एक क्लॉट बना देता है, वहां पर क्या करता है, ब्लड का, रक्त का धक्का बना देता है, ब्लड का क्लॉट बना देता है। वो क्या करता है, उसकी गेट पर लग जाता है जहां पर कटा रखा होता है, तो ब्लड का लॉस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ब्लड का लॉस रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद और ब्लड फ्लो नहीं करता, बाहर नहीं निकलता। ये क्लियर है। आरबीसी जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है एंटीबॉडीज को कैरी करता है, और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये क्या करती हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट करती है, उनसे लड़ती है, उनको मारती है और हमें बीमारियों से बचा कर रखती है, ठीक है। जो एंटीबॉडीज होती है वो लिविंग होती हैं? क्या कह रहे हो? एंटीबॉडीज लिविंग होती हैं? बेटा जो एंटीबॉडीज है वो किसका पार्ट है, व्हाइट ब्लड सेल्स का, WBC। हाँ है ना। भैया। और मुझे एक बात बताओ, सेल को हम लिविंग मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं? लिविंग। बस फिर ठीक है। लास्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है, ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकती है, ठीक है। मेन बात यही है, अगर मान लो आपकी डब्ल्यूबीसी या एंटीबॉडीज आपकी बॉडी से खत्म हो जाएंगे, आपकी बॉडी से एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आप डिजीज से फाइट नहीं कर पाओगे, है ना। और आपका ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूट आवर इम्यून सिस्टम। ये क्या करती है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है ना। जो एंटीबॉडीज होती है, ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम बनाती है। एंटीबॉडीज क्या करती है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है। और अगर कभी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए, मान लो कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा वायरस एंटर कर गया आपकी बॉडी में जिसने आपके बॉडी के अंदर की सारी एंटीबॉडीज को किल कर दिया, सारी एंटीबॉडीज को मार दिया। अब अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सारी एंटीबॉडीज को मार दिया मतलब पहले तो वो जिंदा थी ना, यानी कि लिविंग थी, तो आपको यहाँ से भी उसका आंसर मिल गया कि एंटीबॉडीज क्या होती है, लिविंग होती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज को अगर कोई वायरस आकर मार देगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, किसी भी बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। ऐसा कौन सा वायरस होता है जो आकर सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है? कोविड-19 वाला। कोविड-19 वाला नहीं है, कोरोना वायरस। नहीं कोरोना वायरस। नहीं बेटा, भैया वो भी तो है। एड्स। एड्स बीमारी का नाम है बेटा। हाँ भैया, एक्वायर्ड इम्यूनो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। द वायरस, भैया कोरोना वायरस नहीं हो सकता? HIV। हाँ, that attacks our immune system, that attacks our immune system
इज HIV। HIV। बेटा वायरस का नाम HIV है, एड्स जो है वो डिजीज का नाम है, वायरस का नाम क्या है? HIV है। वायरस क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि बचपन में हमने डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में पढ़ा था ना, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोई और होता है, प्लाज्मोडियम होता है, पर डिजीज का नाम तो प्लाज्मोडियम होता है। है ना। तो हम हाँ पॉजिटिव भैया, ऑर्गेनिज्म पूछ रहे हैं, हम वायरस के बारे में पूछ रहे हैं कि वो वायरस कौन है, हम बीमारी का नाम नहीं पूछ रहे। बीमारी का नाम मलेरिया है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लाज्मोडियम। तो हमने ऑर्गेनिज्म पूछा है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा वायरस है जो इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और हमारी सारी एंटीबॉडीज खत्म कर देता है, वो वायरस कौन है? HIV। ठीक है। अब देखो जो कोविड-19 की तुम बात कर रहे हो, कोविड-19 जो है, जो कोरोना का वायरस है, कोरोना का वायरस एक बहुत ही वीक वायरस है। जो जो क्या कोरोना भैया, सुनाई नहीं दिया। जो कोरोना वायरस है ना, ये वीक वायरस है। ये कैसा हाँ भैया। वायरस है? ये एक वीक वायरस है। ठीक है। हम इसीलिए इम्यून इम्यून सिस्टम की बात इसके बारे में इसीलिए की जाती है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक होगा, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो आपको कोई दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम खुद ही इससे लड़ लेगा। जैसे बुखार होता है आपको, तो बुखार होता है तो तब भी तो आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन वो उस बुखार से लड़ नहीं पाता, आपको दवाई खानी पड़ती है बाहर से, फिर वो आपके इम्यून सिस्टम की मदद करती है, एंटीबॉडीज की मदद करती है, फिर सारे मिलकर उससे लड़ते हैं और उसको हराते हैं। ठीक है। लेकिन कोरोना वायरस एक बहुत वीक वायरस है, तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, एंटीबॉडी स्ट्रांग है, ठीक है, तो आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही उससे लड़ लोगे। आई बात समझ में? ठीक है हाँ भैया। भैया। सर हाँ। और कभी आपसे अगर ये पूछे कि कोरोना वायरस जैसे जो HIV है, ये कहाँ अटैक करता है? ये इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। जो कोरोना वायरस है ये कहाँ अटैक करता है? सर लंग्स पे। हाँ, लंग्स पे अटैक करता है। मीन्स करता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है मेनली? भैया हाँ सिर्फ वायरसेस में से सिर्फ HIV हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, हाँ, और कोई नहीं है अभी तक। और भी कई सारे वायरस हैं, मेनली HIV है। अच्छा भैया। ठीक है। ठीक। अब देखो ब्लड प्लाज्मा, मैंने बोला था ब्लड प्लाज्मा हमारे ब्लड में 95 टू 97% होता है। ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा के भी जो मेन कंटेंट्स हैं वो क्या होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर? इसमें वाटर होता है। ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि प्रोटीन्स है। ठीक है। प्रोटीन्स तो किसमें कन्वर्ट हो गए थे? अमीनो एसिड्स में हो गए थे ना कन्वर्ट, ग्लूकोज है। ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं। और क्या होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर? CO2 भी घूम रही होती है। CO2 भी कहाँ घूम रही होती है? ब्लड प्लाज्मा में ही तो घूम रही होती है। ठीक है। और एक्सक्रीटरी ये सब्सटेंस, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल भी होता है। हाँ, ठीक है। वो भी होता है। ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऑलमोस्ट बच्चों जितना भी ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर गैसेस भी जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी, सारे के सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपना ब्लड के थ्रू कर रहे हैं, है ना। तो सब कुछ ब्लड में ही, जितना भी सामान ब्लड में था, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स थे, चाहे वो गैसेस थी, चाहे वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस थे, सारे के सारे प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा एक फ्लो करता है ना एक जगह से दूसरी जगह। बस एक ऑक्सीजन ऐसा होता है जो कि सॉलिड के साथ घूम रहा होता है, आरबीसी के साथ, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ। उसके अलावा जितना भी सामान है वो सारा प्लाज्मा में मिक्स होकर घूम रहा होता है। ये क्लियर है आपको? शाबाश। ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला हार्ट के बारे में पढ़ेंगे।
हार्ट। ठीक है बच्चों, हार्ट का मैं डायग्राम जो है आपको एक सिंपल डायग्राम, पहले मैं आपको एक सिंपल डायग्राम के साथ समझाऊंगा। हार्ट को मैं आपको दो बार समझाऊंगा। पहले मैं आपको हार्ट एक सिंपल डायग्राम के साथ समझाऊंगा, उसके बाद मैं हार्ट को जो बुक का डायग्राम है उसके साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो दो बार समझाऊंगा मैं। ये मान लो मेरा हार्ट, ये क्या है मेरा हार्ट। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है इसके 4 चेंबर्स होते हैं। हमारे हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, ये हमारा वेंट्रिकल और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। ठीक है, हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जब भी आप डायग्राम बनाओगे बच्चों, जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो एक बात का ध्यान रखना, लेफ्ट एट्रियम आपको राइट साइड में बनाना है। लेफ्ट एट्रियम आपको कहां पर बनाना है? राइट साइड में बनाना है। देखो राइट साइड में मैंने क्या लिखा है? लेफ्ट एट्रियम लिखा है, और लेफ्ट साइड पर क्या लिखा है? राइट एट्रियम लिखा है। ठीक है, क्योंकि जब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा इसके यहाँ पे राइट, तो मेरा जो लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट क्या है? मेरा लेफ्ट तो ये है ना, भले ही वो आपको राइट दिख रहा हो, पर मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो तो ये है ना, तो मेरे हार्ट का भी जो लेफ्ट पोर्शन है वो इस तरफ है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो लेफ्ट एट्रियम इधर बनाओगे और राइट एट्रियम इधर बनाओगे। इस चीज का ध्यान रखना सभी। ये बात क्लियर हुई सबको? हाँ भैया। ठीक है सर। अब देखो हमारे हार्ट में जो ब्लड सबसे पहली बार एंटर करता है, हमारे हार्ट में जो सबसे पहली बार ब्लड एंटर करता है वो करता है कहां से? लंग्स से। कहां से एंटर करता है? लंग्स से। ठीक है, लंग्स से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है ना, लंग्स से ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लेकर नीचे को आ रहा है, हार्ट के पास आ रहा है। तो लंग्स से ब्लड आता है कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स से ब्लड आता है कहां पर? हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, सबसे पहले हमारे हार्ट में ब्लड कहां पर एंटर करता है? लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बाद जाता है कहां पर? नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये चला जाता है कहां पर? ऑल बॉडी पार्ट्स।